Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 मई 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है प्री सेना ग्लेशियर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है इंडिया के रेफरेंस में 3 टर्म्स के बारे में चर्चा की गई है, हाल भी हो कोई। ये जो 3 टर्म्स हैं ये आखिरकार किस चीज़ से संबंधित हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ऑप्शन बी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन सी प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स या फिर ऑप्शन डी ट्राइबल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मैंशनड है। आपको पता होगा क्वाड लीडर्स के बीच में मीटिंग चल रही है। क्वाड क्या है, तो क्वाड यहाँ पर एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 देश आपको देखने को मिलते हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, जापान, इन चारों कंट्रीज़ का ये जो ग्रुप है इसी को हम लोग क्वाड बोलते हैं। अब इस क्वाड ग्रुप की समिट चल रही है, आपको पता होगा जापान के अंदर ये सब कुछ समिट वगैरह चल रहा है आज के टाइम पर। और इस समिट की ओपनिंग कल हो चुकी है। जब ओपनिंग हुई तो काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर इन क्वाड लीडर्स ने चर्चा करी है। उन पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में डिस्कशन किया गया। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया फरवरी के मंथ में। उसके बाद में हम देख पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन और भी बहुत सारे क्राइसिस नज़र आए हैं, तो इनके बारे में डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ दूसरा टॉपिक यहाँ पर उठाया गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट में यूक्रेन को लेकर जो हमारे पीएम मोदी हैं वो साइलेंट रहे हैं। यूक्रेन को लेकर इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं गया है इस क्वाड ग्रुप के अंदर, आपको ये भी देखना है, ये आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। देन उसके बाद जो दूसरा मुद्दा उठाया गया है वो है इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। तो क्वाड कंट्रीज़ आज के टाइम पर इनका जो मेजर फोकस रहने वाला है वो है इंडो पैसिफिक रीजन। ये कौन सा रीजन है, तो आप इसको इस वाले पिक्चर में देख पाओगे। इधर इंडियन ओशियन हो गया, इधर पैसिफिक ओशियन हो गया, इन दोनों को मिलाकर यह इंडो पैसिफिक रीजन बनता है। और क्वाड कंट्रीज़ के 3 कंट्रीज़ तो यहीं पर देखने को मिल जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। उसके बाद वेस्टर्न साइड में जाओगे तो आपको यूएस भी देखने को मिलेगा। तो इन चारों कंट्रीज़ का फोकस ये है कि इस वाले एरिया में चाइना के अग्रेशन को हम लोग ख़त्म कर दें, चाइना को हम लोग यहाँ पर इस वाले एरिया में बिल्कुल भी उतरने ना दें। और इसी को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो समझ में आया। तो पहला पॉइंट रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट डिस्कस किया गया, दूसरा चाइना को टैकल करने को लेकर चर्चा की गई। फिर यूक्रेन के बाद में जो तीसरा पॉइंट डिस्कस किया गया इस मीटिंग के अंदर वो है म्यांमार का मिलिट्री कू। आपको बताया मिलिट्री कू मतलब है तख्ता पलट। तो म्यांमार की मिलिट्री ने पिछले साल फरवरी के मंथ में पूरे म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया और पूरे म्यांमार के ऊपर आज के टाइम पर मिलिट्री राज कर रही है। कोई भी डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इसको लेकर डिस्कशन किया गया कि हाँ म्यांमार में कैसे सिचुएशन सुधर सकती है, प्लस जो आज के टाइम पर पॉलिटिकल लीडर्स है जिनको कस्टडी में ले रखा है उनको कैसे रिलीज़ किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की गई। फिर उसके बाद इन 3 पॉइंट्स के बाद जो क्वाड लीडर्स हैं इन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप का अनाउंसमेंट कर दिया है और उस ग्रुप का नाम है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसकी शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो IPMDA करके इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। तो इस पूरे ग्रुप का मेजर फोकस है किस चीज़ के ऊपर, मैरीटाइम के ऊपर। मैंने आपको बताया ना इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन पर ये चारों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी।
और खासकर जो समुद्र वाला रीजन है उसको लेकर यहाँ पे इनका वर्क रहने वाला है। समुद्र वाले रीजन के अंदर जो मैरीटाइम पिक्चर्स हैं, बिल्कुल रियल टाइम एक्टिविटीज़ की, वो सारी यहाँ पर लेकर आई जाएंगी, उसको लेकर काम किया जाएगा। साथ ही साथ इनका मेजर फोकस यहाँ पर यह है कि इस पूरे के पूरे ओशन वाले रीजन के अंदर एक ग्रुप, एक कोऑपरेशन रहे इन चारों कंट्रीज़ का। फिर उसके बाद इनका मेजर फोकस है क्लाइमेट चेंज को लेकर। फिर मेजर फोकस है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो फिशेस वगैरह हैं उनको एक प्रोटेक्शन देना, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर जो फिशेस हैं ये सब यहाँ पर क्या करती हैं, कहीं ना कहीं हमारे इंडो पैसिफिक इकॉनमी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी बातें इस पूरे के पूरे क्वाड समिट के अंदर डिस्कस की गई हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा ये आर्टिकल समझ में आ चुका है। और क्वाड के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। एक आर्टिकल और आया है एडिटोरियल पर, तो उस एडिटोरियल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वाड के बारे में मतलब हिस्ट्री कैसी है, उसकी इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे काम कर रहा है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो आगे फिर से इस आर्टिकल के बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स है वो चर्चा में उसको हम लोग लेंगे। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब देखो चारों कंट्रीज साथ में बैठी हुई हैं जापान के अंदर में, डिस्कशन चल रहा है। तो वहीं इसी डिस्कशन में इंडिया और यूएस ने भी आपस में एक बायलैटरल डिस्कशन रख लिया, यानी कि इंडिया के पीएम मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, इन्होंने आपस में मिलकर बातचीत कर ली। अब जो बातचीत की गई है, एक बायलैटरल डिस्कशन किया गया है, दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन हुआ है। अब इनका जो मेजर फोकस है वो ये रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को और कैसे मजबूत बनाया जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए पीएम मोदी ने इंडिया यूएस के जो रिलेशन है इनको बोला है पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट। साथ ही साथ इन कंट्रीज़ का मेजर फोकस है टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोऑपरेट करके काम करेंगी। तो क्वाड के अंदर क्या क्या बातचीत हुई, फिर उसके बाद इंडिया और यूएस ने क्या क्या बातचीत की है, वो दोनों इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अगर समझ में आ चुकी हैं सारी चीज़ें तो वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको दबा देना। जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, आपको उसको अचीव करवाना है। 1 सेकंड लगेगा, जितनी देर मैंने आपको बता दिया, इतनी देर में आप लोग वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो। चलो अगले आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देन ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्कस किया गया है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। हम बेसिकली बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और कैसे कैसे यहाँ पर इसके अंदर वर्क किया गया है। हुआ क्या, ये आर्टिकल जब आप लोग देखोगे तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं एनिवर्सरी आने वाली है। अब जब 38th एनिवर्सरी आएगी 5 जून को, तो उससे पहले यहाँ पर आप देख पाओगे सिक्योरिटी वगैरह टाइट कर दी गई है अमृतसर के अंदर में। वो सिक्योरिटी इसलिए टाइट की गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ रेडिकल सिख आउटफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिनको यहाँ पे रोकना है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया जिनको एक तरीके से आप कह सकते हो रोकना है, क्योंकि इन आउटफिट का मेजर काम है, प्लस इनकी डिमांड यह है कि यहाँ पे क्या करा जाएगा, इस एनिवर्सरी के ऊपर अमृतसर पे शटडाउन किया जाएगा, पूरी तरह से बंद किया जाएगा। तो उसी चक्कर में अभी अमृतसर के अंदर सिक्योरिटी को टाइट किया गया, क्योंकि अभी हम लोग देख पाएंगे कि आने वाले टाइम पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की एक एनिवर्सरी आएगी। तो इसी चक्कर में इस आर्टिकल के अंदर तो वैसे कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो आप एग्जामिनेशन में लिखो या फिर आपसे पूछी जाए, लेकिन हाँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। बहुत सारे वेरियस सोर्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं इंटरनेट पर, तो वहीं पर ये भी आप कह सकते हो जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा वो अवेलेबल है। तो 38th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार आने वाली है। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। हमारे सिलेबस में टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस का, और जीएस पेपर 3 के अंदर वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो इससे भी रिलेट हो जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो बेसिकली यहाँ पर ये एक इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन था जिसको नाम दिया गया यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन किस लिए चलाया गया, तो ये ऑपरेशन चलाया गया था कि जो बहुत सारे लोग गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर के अंदर है वहाँ पर छुपे हुए थे, वो सेपरेटिस्ट थे, उनकी मांग थी खालिस्तान की। अब वो खालिस्तान मूवमेंट भी चलाया गया था, वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो खालिस्तान की मांग की जा रही थी। अब वो जो सेपरेटिस्ट थे वो यहाँ पर छुपे हुए थे गोल्डन टेम्पल में, अमृतसर के अंदर में। तो इंडियन मिलिट्री ने टेम्पल के अंदर एंट्री कर कर यहाँ पर मार दिया था उनको, और ये सब इंसिडेंट हुआ था 5 जून 1984 को। तो इसी को हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम देते हैं। रात के टाइम पर ये पूरी तरह से ऑपरेशन को चलाया गया था, और उस समय पर जब ये ऑपरेशन चलाया गया तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और यहाँ पर इन्होंने ये ऑपरेशन को चलाया। तो ये बेसिकली ऑपरेशन कहाँ पे चलाया गया था, हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स अमृतसर के अंदर, जिसको हम लोग पॉपुलरली तरीके से गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं।
इंडियन मिलिट्री ने क्या किया, गोल्डन टेम्पल के अंदर एंट्री ली, टेम्पल के जो प्रेमिसेस हैं वहाँ पर एंटर किए, और एंटर करने के बाद में जो सिख एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस लीडर था, एक लीडर था जर्नैल सिंह भिंदरवाला, तो इस लीडर को यहाँ पे मार दिया गया था इस पूरे ऑपरेशन के अंदर में, क्योंकि मेजर फोकस यहाँ पर इसी लीडर के ऊपर था। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड पर लेकर चलूँ तो यहाँ पे इस ऑपरेशन का मेजर फोकस था जो खालिस्तानी टेररिज्म है उसको ख़त्म करना। अब ये खालिस्तानी टेररिज्म क्या है, थोड़ा सा हमें इसको समझना होगा। तो देखो 1971 की वॉर आपको पता होगी। अब जब यहाँ पे वॉर होती है उस समय पर इंदिरा गांधी हमारी पीएम हुआ करती थी। इधर क्या हुआ था उस वॉर के अंदर, जो पाकिस्तान वो 2 टुकड़ों में बट गया था। क्योंकि आज के टाइम पर जो बांग्लादेश आपको देखने को मिलता है वो एक टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, यानी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुआ करते थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। अब जब यहाँ पर ये वॉर हुई थी 1971 की, तो पाकिस्तान को तोड़ दिया गया, पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा अलग कर दिया गया और ये हिस्सा आज के टाइम पर बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ 1971 के अंदर हुआ। तो उसके बाद में पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ था, पाकिस्तान काफ़ी गुस्से में बैठा हुआ था कि इंडिया ने हमारे हिस्से को तोड़ा है और हम अब इंडिया के हिस्से को तोड़ देंगे। अब पाकिस्तान का फोकस था इंडिया के हिस्से को तोड़ देंगे, इंडिया के अंदर से एक हिस्सा निकाल देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिला इस खालिस्तानी मूवमेंट के अंदर। खालिस्तानी मूवमेंट ये क्या था, खालिस्तान की मांग ये थी कि जो ये पूरा का पूरा पंजाब वाला रीजन है, पंजाब वाले रीजन को एक तरीके से एक अलग से रीजन डिक्लेयर कर दिया जाए, एक अलग से सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री बना दिया जाए, जिसका नाम खालिस्तान हुआ करेगा। ठीक है, क्योंकि वो खाल से संबंधित है तो यहाँ पे खालिस्तान वर्ड दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ये मांग चल रही थी कि पंजाब को अलग कर दिया जाए इंडिया से, और वो बेसिकली यहाँ पर खालिस्तान के नाम से जगह जानी जाएगी। क्लियर हुआ। अब इस पूरे के पूरे खालिस्तानी मूवमेंट और खालिस्तानी टेररिज्म के अंदर में जो एक लीडर निकल गया है वो है जर्नैल सिंह भिंदरनवाला। ठीक है, अब भिंदरनवाले को बहुत सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट भी क्या करते थे, बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला हुआ था, और पाकिस्तान की साइड से भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिला हुआ था, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने यहाँ पे सिख को भड़काया, उस समय पर काफ़ी ज़्यादा भड़का दिया क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ हो चुका था, क्योंकि उसका एक हिस्सा टूट चुका था। तो पाकिस्तान यहाँ पर सिख लोगों को भड़काया कि यहाँ पे वो लोग भी मांग करें और इंडिया के अंदर से ये वाला हिस्सा जो है अलग कर दें। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया खालिस्तानी मूवमेंट क्या था। अब थोड़े से और बैकग्राउंड के ऊपर चलते हैं। जो ये जर्नैल सिंह भिंदरवाला है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, इनकी मांग थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक आनंदपुर रिजोल्यूशन पास करे और वहाँ पर एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए खालिस्तान के नाम से। किसके लिए? सिख लोगों के लिए। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पर यहाँ पर एक अलग से एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। और 1982 से यहाँ पर क्या हुआ, जो ये रेडिकल लीडर है सिखिज़म का, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे इस लीडर को काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल चुका था। और सपोर्ट इतना मिला कि इस लीडर ने क्या किया, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर में एक बेस को सेटअप कर लिया। वहाँ पे बहुत सारा असला वगैरह मिला था, बहुत सारा असला वगैरह वहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है, इसको लॉन्च कब किया गया था? 1 जून और 6 जून को 1984 में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया जाता है। और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर मेजर फोकस ये था कि जो ये भिंदरनवाला है, ठीक है, इसकी मांग को हटाया जाए और यहाँ पर इसको मार दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑपरेशन चलाया भी गया था। और ऑपरेशन का रिजल्ट मतलब बेसिकली ऑपरेशन का फोकस ये था कि जो डिमांड है इसको ख़त्म कर दी जाए। अब इस ऑपरेशन का रिजल्ट ये निकला कि भिंदरनवाले की मृत्यु हो गई। अब होता कैसे, ये मृत्यु कहाँ पे होती है? वही गोल्डन टेम्पल के अंदर ही होती है, जब ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा होता है। ठीक है, अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीने बाद होता क्या है, इंदिरा गांधी जो कि उस समय पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती हैं, इनका भी मतलब असैसिनेशन हो जाता है, इनकी भी हत्या कर दी जाती है। आपको पता होगा, आपने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। इनफैक्ट थंबनेल के अंदर मैंने एक आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है वो लगा रखा है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इंदिरा गांधी शॉट डेड करके एक आर्टिकल मैंने लगा रखा है। ये जो इंदिरा गांधी जी को मारा गया था, ये इनके एक सिक्योरिटी मैन के थ्रू मारा गया था। ठीक है, और वो जो सिक्योरिटी मैन था वो एक सिख ली था। ठीक है, वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो बॉडी गार्ड था, वो एक सिख था। तो उसने यहाँ पर इंदिरा गांधी को मार दिया था। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत ना बहुत सारे इनोसेंट लोगों की भी जान गई है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान गई थी इस पूरे के ऑपरेशन के दौरान। तो इसी चक्कर में यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि जो इनके सिख गार्ड थे, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, गोली मार दी इंदिरा गांधी को।
क्लियर हुआ? तो इतना आपको समझ में आया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर देखो और भी बहुत लंबी पूरी की पूरी यहाँ पर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं टू द पॉइंट आपको एकदम ऊपर से बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था, किस चीज़ को लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, अब इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद में हम देख पाते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक देखने को मिलता है, अक्षरधाम टेम्पल अटैक। आपको पता होगा अक्षरधाम अटैक के बाद एक फोर्स बनाई जाती है, एक सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो एनएसजी के बारे में ध्यान रखना, आपने एनएसजी के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। तो एनएसजी क्या है? ये एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। आतंकवाद को, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इस पूरे के पूरे गार्ड को, इस बॉडी को बनाया गया है, जो कि एग्जैक्टली आया था 1986 में। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू लाया गया था, उस एक्ट का नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मनेसर में देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे जो आइडिया है इस पूरे बॉडी को लाने का, वो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार और अक्षरधाम टेम्पल अटैक के बाद में लाया गया था, क्योंकि यहाँ पे फोकस ये था कि जो इस प्रकार के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही थी उसको यहाँ पे पूरी तरह से रोका जाए और यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दी जाए। तो इसी चक्कर में यहाँ पे क्या किया गया, इस एनर्जी को लेकर आया गया। क्लियर हुआ? तो अभी इसकी एक एनिवर्सरी आने वाली है, तो एनिवर्सरी के दौरान फिर से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, खासकर क्योंकि जो रेडिकल सिख आउटफिट है, यानी कि जिनकी अगेन यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, तो इन्होंने यहाँ पर एक मांग करी है, वो है कि शट डाउन कर देंगे हम लोग अमृतसर के अंदर में। तो उसी चीज़ के तहत यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स को टाइट कर दिया गया इस एरिया के अंदर में। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो कि क्या है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखेंगे आज के एडिटोरियल्स को, 5-6 एडिटोरियल है हमारे पास, बहुत लेंदी आर्टिकल हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद एक दो कुछ और छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल्स में एडिटोरियल में पहले जीएसटी लॉज को लेकर चर्चा की गई है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग आई है जीएसटी लॉ को लेकर, तो इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और केस के बारे में चर्चा की गई है, मोहित मिनरल्स के बारे में। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल, तो इस केस के अंदर क्या बोला गया था वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेक्शन 153A है आईपीसी का और सेक्शन 295A है आईपीसी का, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अभी डॉक्टर रतन लाल को अभी एक तरीके से आप कह सकते हो कस्टडी में लिया गया, अरेस्ट किया गया इसी सेक्शन का इस्तेमाल करके, तो अरेस्ट किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पर ये सेक्शन आईपीसी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है, तो वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, वो डिस्कस करेंगे। और इसी सेक्शन को लेकर एक डेटा पॉइंट आया हमारे पास, इसी डेटा पॉइंट के तहत हम लोग उस एडिटोरियल को कवर करेंगे। फिर उसके बाद एक एडिटोरियल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यह बात करता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा हमें सही करना होगा, तभी भारत का जो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ का सिस्टम है ये थोड़ा सा मजबूत हो पाएगा। इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास 2 आर्टिकल लेंदी ये हैं, क्योंकि मैंने आपसे पेज नंबर 1 पर ही बोला क्वाड को लेकर एक आर्टिकल आया है, तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्वाड के बारे में, कि क्वाड को लेकर चर्चा की गई है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका गोल क्या है और फ्यूचर प्लान्स क्या देखने को मिलते हैं। फिर एक आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा, ओडिशा के अंदर जो जगन्नाथ टेम्पल है आपको देखने को मिलेगा, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। टेम्पल को लेकर नहीं, टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी है, तो उस कंट्रोवर्सी को भी हम लोग समझेंगे आखिरकार क्या विवाद ये निकल कर आता है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे क्वाड के बारे में चर्चा की गई है। अब ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी जो क्वाड के लीडर्स हैं वो सब अभी मीटिंग पर हैं, है ना, उनकी मीटिंग चल रही है टोक्यो के अंदर में, जो कि स्टार्ट हो चुकी है कल ही 24 मई को। फिर उसके बाद बताया गया बहुत सारा डिस्कशन करना है। उससे पहले यानी कि ये जो मीटिंग चल रही है, इससे पहले पिछले साल सितंबर में क्वाड की मीटिंग हुई थी। और जो आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन का क्राइसिस आपको देखने को मिल जाएगा, रशिया यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं, महंगाई हुई है, सप्लाई चेन अफेक्ट हुआ है, और फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी ये क्वाड लीडर्स आज के टाइम पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया कि आखिरकार क्वाड क्या है और कैसे ये बना। जब हम लोग बात करते हैं क्वाड ग्रुप की, तो क्वाड बेसिकली देखो नाम क्या है, क्वाड क्वाड ना एक शेप होता है जिसके 4 कोने देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दिया ऐसी, इसके 4 कोने नज़र आ रहे हैं, ये क्वाड कहलाएगा, है ना। अब इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो क्वाड है इसके अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, इसी वजह से इसको नाम दिया गया क्वाड या फिर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रुपिंग है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान की, आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया ये जो क्वाड ग्रुप है इसका मेजर फोकस है इंडो पैसिफिक,
जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मैप दिखाया था, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों को मिलाकर जो इंडो पैसिफिक है, इसको फ्री बनाना, इस रीजन को बिल्कुल फ्री एरिया बनाना और यहाँ पे चाइना का अग्रेशन बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देना। क्लियर हुआ। अब उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, मतलब ये बैकग्राउंड बताया जा रहा है, बैकग्राउंड की ये क्वाड बना कैसे। तो इंडियन ओशन में 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आती है, उसकी वजह से बहुत बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट होता है और इस भी डिज़ास्टर के अंदर इंडिया जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है, यानी कि कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है। श्रीलंका के अंदर हालात बहुत बुरे हो चुके थे उसके अंदर, तो श्रीलंका को सपोर्ट करता है, मालदीव्स की मदद करता है, इंडोनेशिया की मदद करता है। ठीक है, तो ये सब मदद कर ही रहा होता है इंडिया। तो इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है किसका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उस समय पर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे। तो इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि चलो भाई एक इंटरनेशनल कोएलिशन बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो सुनामी है इससे टैकल कर लिया जाएगा, सुनामी की वजह से जो बर्बादी हुई है उससे टैकल कर लिया जाएगा। इस वजह से चारों कंट्रीज़ का ग्रुप बन गया। हालांकि यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये इतना बड़ा ग्रुप बन जाएगा ये नहीं पता था। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हुआ, चलो यहाँ पे सब कुछ सही हो गया। तो उसके बाद में क्वाड का जन्म कब होता है, जब जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब यहाँ पे ये आइडिया लेकर आते हैं। ये आइडिया को सबसे पहली बार प्रमोट किसके थ्रू किया गया, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। तो इन्होंने यहाँ पर प्रमोट किया था कि हाँ भाई इस प्रकार का एक ग्रुप होना चाहिए, क्वाड कंट्रीज़ जो है आपस में आ सकती हैं, अपने आप को कोऑपरेट कर सकती हैं, खासकर इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर। और फिर इस कॉन्सेप्ट को एक पावर मिलने लगी, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक वैल्यू मिलने लगी। और उस समय पर जो हमारे पीएम है मनमोहन सिंह जी, तो इन्होंने यहाँ पर एक समिट अटेंड करा दिसंबर 2006 में, और उसको लेकर यहाँ पे फिर क्वाड को लेकर डिस्कशन चला। और फिर इस चारों कंट्री की एक मीटिंग होती है मई 2007 में। ठीक है, तो ये मीटिंग होती है 2007 में, लेकिन बिल्कुल तैयारी थी कि एक ग्रुप बना देंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास आया नहीं था कि एक ग्रुप बनेगा। फिर उसके बाद इंडिया यूएस मालाबार नेवल एक्सरसाइज चलती है और इस अभ्यास के अंदर में जो भारत यूएस के बीच में अभ्यास चल रहा था, इसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का एक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। यहीं से जो कोऑर्डिनेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और चाइना जब देखता है कि भाई ये चार कंट्री से इकट्ठी हो रही हैं एशिया के अंदर में, तो चाइना यहाँ पर इसको नाम देता है एक एशियन नेटो तैयार हो रहा है। एशियन नेटो मतलब चाइना के अगेंस्ट में यहाँ पर एक ग्रुप को खड़ा करा जा रहा है। और चाइना आज के टाइम पर भी ऐसी क्वाड के अगेंस्ट में रहता है, आपको पता है। ठीक है, इतना समझ में आया। देन उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया ये जो ग्रुप है ये पूरी तरह से मतलब 2007 से चर्चा होने लगी, ग्रुप को यहाँ पे बनाने को लेकर चर्चा होने लगी, सबको पता चल गया कि हाँ भाई एक क्वाड नाम का एक ग्रुप आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी इस ग्रुप ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर नहीं पकड़ी। लेकिन ये ग्रुप सबसे ज़्यादा चर्चा में कब आता है, पूरी तरह से रिवाइव कब होता है, वो होता है 2017 में, लगभग 10 साल बाद, 2007 के बाद 2017 में ये ग्रुप रिवाइव होता है। अब पूरी तरह से रिवाइव हुआ क्यों, क्योंकि चाइना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था दुनिया भर में। इंडिया के अंदर दोकलाम स्टैंड ऑफ चल चुका था, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में। उसके बाद में और भी कंट्रीज़ के साथ में काफ़ी रिलेशंस ख़राब हो चुके थे। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ने मिलकर यहाँ पर फिर इस ग्रुप को एक रिकग्निशन देना स्टार्ट किया और ये जो ग्रुप है ये वर्किंग में आना चालू हुआ। और फिर इस टाइम पर पूरी तरह से ये चारों कंट्रीज़ कोऑपरेट करने लगी। और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, 2017 में वापस से ग्रुप खड़ा हो गया। अब मार्च 2021 आ जाता है 2017 के बाद में। मार्च 2021 में जो बाइडन, पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ यहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर, ये सब आपस में वर्चुअली एक मीटिंग करते हैं। यानी पिछले साल की बात है, मार्च के महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की जाती है और इनका एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है, वो यह है कि यहाँ पर आप कह सकते हो ये चारों कंट्रीज़ मिलकर अब टैकल करेंगे चाइना को और ख़ासकर यहाँ पर इंडो पैसिफिक के अंदर कोऑपरेट करेंगी। अब इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इस ग्रुप के, देखो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है। वही चीज़ें बार बार दोहराई गई हैं, तो उस चीज़ के ऊपर बार बार दोहराने से अच्छा है कुछ नई चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनका मेजर फोकस है इंडो पैसिफिक को फ्री एरिया बनाना, आपस में इस पर कोऑपरेट करना, चाइना से टैकल करना, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर इन क्वाड ग्रुप का मेजर फोकस रहा है, पिछले साल मेजर फोकस रहा कि कैसे हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर वैक्सीन को डेवलप करने के ऊपर चर्चा की है और वैक्सीन को यहाँ पे बनाने के ऊपर काम किया गया है चारों कंट्रीज़ के थ्रू। चारों कंट्रीज़ ने अलग अलग रोल लिया, कोई वैक्सीन बना रहा है, ठीक है, कोई इसको फाइनेंस कर रहा है, कोई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो चारों कंट्रीज़ ने इस प्रकार से यहाँ पर काम किया। प्लस क्लाइमेट चेंज को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डिस्कशन होने लगा। ये पिछले साल ये सारा डिस्कशन हुआ है।
और कोविड-19 के टाइम पर इन क्वाड कंट्रीज़ ने एक क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, जिसका मेजर फोकस ये था कि हम दुनिया भर में 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, एशिया रीजन के अंदर 2022 के एंड तक ये सारी वैक्सीन दे दी जाएंगी और ये चारों कंट्रीज़ मिलकर देंगी। तो यूएस यहाँ पे वैक्सीन को बनाएगा, इंडिया के अंदर बनाएगा, इसको पैसा यहाँ पे यूएस और जापान करेंगे, इसको फाइनेंस करेंगे, और इसकी जो डिलीवरी का ध्यान है वो ऑस्ट्रेलिया जापान करेगा। तो मतलब चारों कंट्रीज़ को थोड़ा थोड़ा काम बांटा गया कि वैक्सीन्स को बनाकर 1 बिलियन वैक्सीन्स तक हम लोगों को 2022 तक देनी है। ठीक है, तो ये इनका मेजर फोकस है। फिर उसके बाद इनका एक मेजर फोकस रहा 5G टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, यानी कि 5G नेटवर्क के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, जल्द से जल्द इस नेटवर्क को लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी एक मेजर फोकस रहा है। फिर उसके बाद में इन कंट्रीज़ ने डिस्कशन किया कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स को बनाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर आज के टाइम पर हर जगह पर इस्तेमाल होता है, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना। क्योंकि उसके अंदर चाइना भी लीडर है, तो सेमीकंडक्टर को लेकर ये चारों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी। ये सारा डिस्कशन पिछले साल ऑलरेडी हो चुका है, क्लियर हुआ। तो इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि मतलब ये हम लोग को काम करना है, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। फिर उसके बाद में आपको पता होगा चाइना का खुद का यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना ने बहुत सारा लोन कंट्रीज़ को दे रखा है, उनको डेट ट्रैप के अंदर फंसा रखा है, लोन दे देकर उन कंट्रीज़ की हालात काफ़ी बुरा कर रखे हैं। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करेगा क्वाड नेशन। तो चाइना के BRI प्रोजेक्ट को टैकल करने के लिए यहाँ पे क्वाड ग्रुप को बनाया गया, तो क्वाड का मेजर फोकस ये भी है, क्लियर हुआ। अब फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो क्वाड का यहाँ पे फ्यूचर कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्वाड समिट से एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि रशियन वॉर को लेकर डिस्कशन किया जाएगा, प्लस मेजर फोकस किया जाएगा कि ये जो रशिया का अटैक है प्लस ये जो वॉर है इसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर ये चारों कंट्रीज़ काम करेंगी। इंडिया यहाँ पर इकलौता कंट्री है इन क्वाड के अंदर जिसने रशिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया, आपको पता होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे क्वाड की जो बाकी तीनों कंट्रीज़ हैं भारत को छोड़कर, इन्होंने सैंक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं, लेकिन भारत तो यहाँ पे रशिया के साथ में व्यापार कर रहा है, प्लस बहुत सारा तेल हम लोग परचेज़ कर रहे हैं और इस व्यापार को हम लोगों ने बढ़ा भी दिया है। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए जो बाइडेन ने यहाँ पर एक ग्रुप का अनाउंसमेंट कर दिया, एक ग्रुप को बना दिया गया है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। कल मैंने आपको इस ग्रुप के बारे में बताया है डिटेल से। तो इस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ आज के टाइम पर हिस्सा देखने को मिलेंगी, और ये जो कंट्रीज़ इसके अंदर हैं, यानी क्वाड की चारों कंट्रीज़ हैं, आसियान की 7 कंट्रीज़ हैं और एक न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ जो हैं मिलकर जो है एक तरीके से ये ग्रुप को बना रही हैं, और इस ग्रुप का मेजर फोकस है 4-5 चीज़ों के ऊपर, जैसे कि सप्लाई चेन के ऊपर काम करना, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रेड के ऊपर फोकस करने का यहाँ पर काम है इन कंट्रीज़ का, इस ग्रुप का। तो फ्यूचर प्लान के अंदर यहाँ पर ये चारों कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया है, IPEF करके नाम इस ग्रुप का है। तो ये ग्रुप यहाँ पर इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। और फ्यूचर प्लान्स के अंदर एक सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि जो आज के टाइम पर चाइना 2 बड़े बड़े ग्रुप को लीड कर रहा है। एक तो हो गया हमारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आपको पता होगा, और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो गया। तो ये जो दोनों ग्रुप हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के अंदर 15 कंट्रीज़ हैं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे 17 कंट्रीज़ हैं। तो चाइना इनका मेंबर है। तो यहाँ पे क्वाड कंट्रीज़ ने क्या किया, क्वाड कंट्रीज़ बेसिकली यहाँ पर फोकस करेंगी कि चाइना का ये रोल यहाँ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि चाइना का यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट है और चाइना बहुत सारा व्यापार यहाँ पे कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया। तो बेसिकली चाइना को आगे टैकल किया जाएगा, ये हमारे फ्यूचर प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया है क्वाड क्या है, क्वाड इनिशिएटिव क्या है, कैसे बना और कैसे ये वर्क कर रहा है। अब फटाफट आपका डेली मेंस आंसर राइटिंग यानी डेली मेंस का क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल ही हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन किया है, मैंने फ्रंट पेज पर आपके साथ चर्चा की थी। तो कल डिस्कशन किया है, तो उसके बाद यहाँ पर आज एक मेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो यह है हाइड्रोजन जो है वो इंडिया के एनर्जी इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है, ठीक है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और आज के टाइम पर तो भारत इंपोर्ट करता है, लेकिन आने वाले टाइम पर भारत इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि एक एनर्जी कैरियर है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने को मिल सकते हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, हाइड्रोजन को अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास आ सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको आज एक मेंस आंसर राइटिंग लिखनी है,
ठीक है। अब वो आंसर राइटिंग लिखने के बाद में आपको कहाँ पे सबमिट करना है, आप टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन आंसर राइटिंग वाला ग्रुप आपको मिलेगा, उस पर टैप करना, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग और बहुत सारे लोग और भी जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर लिख रहे हैं, और आंसर लिखने के बाद में आप सबमिट कर रहे हो वहाँ पर। और सबसे खास बात यह है कि जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के आंसर्स को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो आप लोग भी जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आंसर राइटिंग के अलावा कोई भी फालतू चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा उस मेंबर को। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है कंट्रोवर्सी अराउंड द जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये आपको देखने को मिलेगा ओडिशा के अंदर में, और जगन्नाथ टेम्पल चार धाम में से एक। जब आप लोग चार धाम को देखते हो तो ऊपर बद्रीनाथ, इधर द्वारका, इधर यहाँ पे पुरी यानी यही जगन्नाथ, और इधर यहाँ पे नीचे आपको रामेश्वरम देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब जब हम लोग हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये देख पाओगे, ये मान लो यहाँ पे हमारा जगन्नाथ टेम्पल हुआ, तो जगन्नाथ टेम्पल के आसपास का ये नया डेवलपमेंट करने के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। बहुत साल पहले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया था कि आसपास यहाँ पे एक डेवलपमेंट किया जाएगा। क्या क्या यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया, क्या क्या बनाया जाएगा, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर बोला गया कि देखो ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं कि एक लाइब्रेरी, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर, हेरिटेज स्ट्रीट स्कोप, ठीक है, और लोगों के लिए एमिनिटीज़, श्री सेतु, उसके बाद ये पिलग्रिम सेंटर्स, ये सारी चीज़ें जो भी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी। इसको लेकर एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाया गया, ठीक है। अभी आगे आते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था ये समझ में आया। अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI, आपको पता होगा 17 मई की बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो यहाँ पे एक स्कल्पचर मिला है लायन का, क्योंकि एक तरीके से खुदाई वगैरह चल रही है उस दौरान। इसे छोड़ो, मैं आपको कंट्रोवर्सी पर लेकर आता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता ही है, मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर लेकर आता हूँ। पॉइंट क्या है कि व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी, मेजर कंट्रोवर्सी क्या है। जो पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, यानी पूरी टेम्पल के, जो यहाँ पे जगन्नाथपुरी टेम्पल है उसके आसपास का जो डेवलपमेंट करना है, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 3200 करोड़ का ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और ये जगन्नाथ टेम्पल के आसपास किया जा रहा है। जगन्नाथ टेम्पल लगभग 800 साल पुराना है, ध्यान रखना। अब ओडिशा की सरकार यहाँ पर इस प्रकार से काम कर रही है कि हम लोग एक डेवलपमेंट करके इस जगन्नाथ टेम्पल को एक इंटरनेशनल हेरिटेज साइट बना देंगे। और ये जो प्लानिंग वगैरह है, इस जो प्रोजेक्ट वगैरह की प्लानिंग है, ये साल 2016 से ही चल रही है। अब साल 2016 से प्लानिंग चल रही है, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। इसके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक रिजोल्यूशन पास कर दिया गया था असेंबली में, स्टेट असेंबली के अंदर, यानी उड़ीसा के अंदर। पिछले साल फरवरी की बात है, प्रॉपरली ये सब कुछ पास हुआ। उसके बाद में एक प्लान को अप्रूव कर दिया गया, यानी कि जो प्लानिंग है पूरी की पूरी डेवलपमेंट की चीज़ों को बदला जाएगा, यहाँ पर नई नई चीज़ें बनाई जाएंगी आसपास। तो इस प्लानिंग को अप्रूवल कर दिया गया SGTA के थ्रू, यानी कि श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो टेम्पल का ट्रस्ट होता है ना, तो यहाँ पर इसके थ्रू भी अप्रूव कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ओडिशा सरकार है, इन्होंने यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। देखो इनका मेजर है, 3 ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव के साथ में इस टेम्पल का एरिया को वापस से नया कर रहे हैं, यानी टेम्पल के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो यहाँ पे डिवोटीज़ होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, उनकी सेफ्टी के लिए, टेम्पल की सिक्योरिटी के लिए और एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए ये काम किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर ओडिशा सरकार का कहना है। इसीलिए हम लोग ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया ये जो पूरे के पूरे 22 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इस स्कीम के अंदर 22 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, जिसके लिए इतना सारा पैसा लगाया जा रहा है, और ये सब 800 साल पुराने मंदिर के आसपास किया जा रहा है। लेकिन होता क्या है, फरवरी के अंदर, यानी इसी साल की बात है, फरवरी के मंथ में जो ओडिशा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, जिसको हम लोग OBBC के नाम से जानते हैं, इन्होंने खुदाई करना स्टार्ट कर दी। जगन्नाथ टेम्पल के 75 मीटर्स के अंदर खुदाई करनी स्टार्ट करी है। ध्यान रखना, मान लो यहाँ पर ये टेम्पल है, तो टेम्पल के 75 मीटर्स के अंदर अंदर यहाँ पे एक्सकेवेशन, खुदाई स्टार्ट करी, ताकि वहाँ पे पब्लिक एमिनिटीज़ जैसे कि टॉयलेट्स हैं, क्लोक रूम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाई जाएँ। इसके लिए खुदाई चालू हुई। अब जब खुदाई हो रही है तो मशीन से गड्ढे खोदे जा रहे हैं, तो गड्ढे जब खोदे गए तो इससे बोला गया, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर ये बोलता है कि भाई ये गलत कर रहे हो, कि जब वहाँ पे गड्ढा किया जा रहा है, मशीन्स तेज़ी से काम कर रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो ये 12 सेंचुरी का टेम्पल है,
इसके ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस टेम्पल के ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। एक 800 साल पुराना टेम्पल है, बराबर में गड्ढे खोदो वो टेम्पल गिर भी सकता है। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पर बोली गई। तो इसी को लेकर एक कंट्रोवर्सी, एक क्वेश्चन स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन स्टार्ट किया गया कि भाई आप टेम्पल के पास में कंस्ट्रक्शन बना कैसे सकते हो, और कंस्ट्रक्शन बना रहे हो तो आपको उससे पहले एक क्लियरेंस चाहिए होता है। किसका क्लियरेंस चाहिए होता है? एनएमए का, यानी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए होती है। तो परमिशन ली आपने, और सबसे बड़ी बात, आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते यहाँ पर जिस जगह पर आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको बताया वो टेम्पल के 75 मीटर्स के अंदर में किया जा रहा है ना। लेकिन इसी को लेकर हमारे पास ऑलरेडी एक एक्ट है। एक्ट क्या है? जिसका नाम है आमसर एक्ट। इसकी फुल फॉर्म है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट, जिसको हम लोग आमसर बोलते हैं। इस एक्ट के थ्रू बात करें तो किसी भी मंदिर, किसी भी टेम्पल के 100 मीटर वाले एरिया के अंदर अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। तो 100 मीटर के अंदर अंदर टेम्पल के अंदर कंस्ट्रक्शन तो वैसे भी नहीं किया जा सकता, तो आप तो 75 मीटर्स के दूरी पर ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ये टेम्पल है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी उठती है कि भाई आप देख पाओगे, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखोगे तो वो उसके हिसाब से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन इलीगल है, कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और इसके लिए अप्रूवल भी चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर ओडिशा सरकार ने अप्रूवल नहीं लिया है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का। ये यहाँ पर बोला गया। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब इसी कंसर्न को उठाया गया, जो बीजेपी की सरकार है वो भी काफ़ी नाराज़ हुई, उनने भी काफ़ी सारे इस इशू को पार्लियामेंट तक, यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर उठा दिया। पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन हुआ था मार्च के अंदर, वहाँ पे इस पूरे मुद्दे को उठाया। बोला गया कि जो आज के टाइम पर टेम्पल के आसपास इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो एक चिंता वाली बात है। इससे टेम्पल को, जो एक बहुत पुरानी विरासत है, यहाँ पे 12th सेंचुरी का टेम्पल है, वो बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, हालांकि इसके रेस्पॉन्स में जो वहाँ पे बीजेडी सरकार है, किसकी? बीजेडी, ये बीजेडी वाली सरकार है ओडिशा के अंदर में, इन्होंने बोला कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कोई गड्ढा वगैरह नहीं खोद रहे हैं, सिर्फ 4 टॉयलेट्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करे गए हैं और भी कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कुछ अपनी बातें रखी हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बोला कि भाई देखो, जो भी आप लोग कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग 100 मीटर्स के अंदर अंदर ही काम करोगे तो वो तो वैसे भी अलाउ नहीं है आमसर एक्ट के अंदर में, है ना। तो उस चीज़ को लेकर आपको ये नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला कि जो कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन करने से पहले नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी से एक अप्रूवल लेना होता है। वो यहाँ पे जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा, यानी कि हाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप कंस्ट्रक्शन कर लो, तब जाके आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बोला जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या यहाँ पर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया? हालांकि ओडिशा सरकार ने बोला है कि हाँ कंस्ट्रक्शन के लिए ये सर्टिफिकेट हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको नकारते हुए बोल रहा है कि नहीं, ये आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया है, और साथ ही साथ जो भी आप लोग यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो इसके लिए सबसे पहली बात आपको क्या करना चाहिए था, आपको यहाँ पर एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़ को करना चाहिए था, यानी कि कंस्ट्रक्शन से कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है उस एरिया के अंदर, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। आप तो यहाँ पर टेम्पल को 75 मीटर रेडियस के अंदर अंदर बना रहे हो, तो ये भी यहाँ पर एक तरीके से गलत है और इससे टेम्पल्स के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। क्लियर हुआ? तो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है। ओडिशा सरकार बोल रही है हमने अप्रूवल लिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोल रहा है नहीं लिया, इस मुद्दे को कोर्ट तक पहुंचाया गया, पार्लियामेंट तक पहुंचाया गया, तो ये पूरा का पूरा एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। नाउ जब जगन्नाथ टेम्पल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो, इंपॉर्टेंट है। ये जो टेम्पल है इसको बनाया गया था 12th सेंचुरी में किंग अंतवर्मन चडुगंगा देव के थ्रू, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग थे। जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है इसको हम लोग यामिनिका तीर्थ भी बोलते हैं। यहाँ पे हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग बात करें तो जो यमा है, यानी कि जो गॉड ऑफ डेथ है यमराज, ठीक है, इनकी पावर काम नहीं करती है, वो नलीफाई हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ प्रेजेंस है, ऐसा बोला जाता है। प्लस ये जो टेम्पल है इसको वाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये टेम्पल 4 धाम का पार्ट है। मैंने आपको 4 धाम के बारे में बताया, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी और रामेश्वरम। तो इसमें पुरी के अंदर आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस टेम्पल के आपको 4 गेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक ईस्टर्न गेट है जिसको सिंहद्वार नाम दिया गया है, और उसका एक तरीके से यहाँ पर एक मेन गेट भी है ये वाला। उसके बाद सदर्न है अश्वद्वार, उसके बाद वेस्टर्न है व्याघद्वार और नदन है हस्तिद्वार। तो ये अलग अलग नाम के आप देख पाओगे गेट के नाम रखे गए हैं।
उसके बाद यहाँ पे काफ़ी नक्काशियाँ वगैरह बनाई गई हैं हर एक गेट पर, ऐसा बताया गया। प्लस इस टेम्पल के एंट्रेंस पर एक अरुण स्तंभ, जिसको हम लोग सन पिलर के नाम से जानते हैं, तो एक सन पिलर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है ओडिशा के अंदर में, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग मिला हुआ है, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल हो गया, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लिंगराज टेम्पल हो गया, तारा तारिणी टेम्पल, उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स, तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ओडिशा के अंदर में। क्लियर हुआ? तो इतना ध्यान रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर ली गई हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगले एडिटोरियल में हमारे पास क्या है डिस्कस करने के लिए। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है इनएडिक्वेसीज ऑफ द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये आर्टिकल लिखा गया है के नारायण उन्नीस साहब के थ्रू। अब ये कौन, इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। एक फॉर्मर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जनरल ये रह चुके हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैटर करेंगे, डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो हुआ क्या है, इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया कि कोरोना के टाइम पर जो डेथ है यानी लोगों की मृत्यु हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है इंडिया के अंदर में। और इसी चक्कर में क्या हुआ, इंडिया के अंदर से जब इन्होंने देखा कि हाँ WHO ऐसे बोल रहा है इंडिया के अंदर बहुत सारी मृत्यु हुई है, तो जो भी यहाँ पर हमारी स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने सलाम किया WHO को, डेटा को, कि हट यहाँ पर बेकार है, ये डेटा काम का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। लेकिन जब आप असल में देखोगे ना तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत को खुद एक मजबूत लीगल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप लोग देखोगे डेथ को एक अच्छे से एनालाइज करोगे डेथ के डेटा को, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा डेथ हुई हुई हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। अब ये सिस्टम कौन सा है, वो है CRS सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आर्टिकल पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। देखो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी बर्थ हो रहा है, कोई भी डेथ हो रही है, यानी किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, किसी व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हुई है, तो वो सारा रजिस्टर कर लिया जाता है, वो सारी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे रख ली जाती हैं और उन सब का एक डेटा जनरेट किया जाता है, ताकि हम लोग उसी डेटा के अकॉर्डिंग एक प्लानिंग कर सकें। ऑब्वियस सी बात है दुनिया के अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स, इकोनॉमिक प्लानिंग्स वगैरह चलती है, तो वो उसी डेटा के अकॉर्डिंग चलेगी, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ है। क्लियर हुआ? तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब यहाँ पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ ही साथ एक एक्ट के बारे में भी चर्चा की जाती है, वो है RBD एक्ट। RBD एक्ट का मतलब है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। इस एक्ट को लाया गया था 1969 में, ताकि क्या कर सके हम लोग, जिन भी व्यक्ति के जन्म हुआ है या फिर जिनकी मृत्यु हुई है देश में, उनका हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली कर सके और अपना एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक तैयार कर सके, क्योंकि ये डेटा बहुत मैटर करता है। और इसी एक्ट को लाने के साथ में क्या हुआ, जो बर्थ है, डेथ है और स्टिल बर्थ है, ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन गया, कंपलसरी बन गया इंडिया के अंदर में, मतलब इनका रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह होने लगा और उसके लिए हमारे पास एक रजिस्ट्रार वगैरह भी होता है जो कि इन सब चीज़ों को नोट करता है। आगे मैं उसके बारे में बताऊँगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी फिलहाल आर्टिकल पर थोड़ा सा आते हैं। अभी हमने थोड़ा सा जान लिया कि ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे बोला गया सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये लेकर आता है। और यहाँ पर क्लेम ये किया गया कि जो यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को पता है, इसके ऑफिस को पता है कि हाँ हमारे सिस्टम में कुछ कमियाँ हैं और वो कमियाँ हम लोग सुधारेंगे, तभी हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर डेटा लेकर आ पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पर इस डेटा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डेटा काफ़ी पिछड़ा हुआ चल रहा है। अगर हम लोग एक्चुअल लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करें, जो ये बर्थ और डेथ, ये आपको रजिस्ट्रेशन मतलब जो बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, ये सब कुछ गवर्न किया जाता है इस RBD एक्ट से। और RBD एक्ट के बारे में मैंने भी आपको बताया, यानी जितने भी जन्म हो रहे हैं, जितनी भी मृत्यु हो रही है, इन सब का जो भी गवर्निंग है, जो यहाँ पे कोई एक्ट होगा ना इनके ऊपर जो इनकी इन सब चीज़ों को देख रहा है, तो वो एक्ट का नाम है RBD रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और इसी एक्ट के तहत यहाँ पर क्या है, एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनता है, एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र सरकार है, वो अपॉइंट करती है। इसी एक्ट के अंदर बोला गया एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होगा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी और वो यहाँ पर बेसिकली इन रजिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान रखेगा, एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि अब मेजर पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जो ये रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि जो ये नंबर ऑफ बर्थ और डेथ रजिस्टर करे गए 1 साल के अंदर में, ये यहाँ पर जो डेटा है ये थोड़ा पिछड़ा हुआ चल रहा है। पिछड़ा हुआ चलने का मतलब यहाँ पर यह है, ये बोला गया कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझते हैं, ऑथर ये बोलते हैं अगर डेटा थोड़ा सा लेट होता है कि मान लो यहाँ पे ये साल 2020 का डेटा है, ठीक है, साल 2020 में
किसी महीने के अंदर, यहाँ पे मान लो कि जनवरी के महीने के अंदर इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है, 50 लोगों की मृत्यु हो गई है, मान लो ये डेटा है, तो इस डेटा को रजिस्टर करना होगा तुरंत। अब रजिस्टर करने में अगर आप लोग को 21 दिन लग जाते हैं, 21 डेज देरी हो जाती है रजिस्टर करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप 21 दिन में रजिस्टर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन के अंदर पूरा का पूरा 1 साल लग जा रहा है। यहाँ पे रिपोर्टिंग के थ्रू यहाँ पे बताया गया कि 21 डेज का अगर रजिस्ट्रेशन करने में लगे तो वो चलेगा। आरबीडी के अंदर खुद बताया गया कि यहाँ पे 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो चलेगा। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया भाई 1 साल बाद रजिस्टर किया जा रहा है। जो 2020 की डेट है वो 2021 के अंदर रजिस्टर की जा रही है। तो इसी चक्कर में 1 साल का पीछे का डेटा यहाँ पर लेकर आया के दिखाया जा रहा है। यही अपने आप में कंसर्न है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे आप देख पाओगे बिहार के अंदर 30.4 लाख के आसपास बर्थ रजिस्टर करी गई थी 2020 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो है लगभग उससे पहले 2019 में 7.2 लाख के आसपास देखने को मिली थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। 48.5 लाख के आसपास बर्थ रजिस्टर करी गई थी 2020 के अंदर, और 5.8 लाख के आसपास यहाँ पर उससे पहले हुई थी बर्थ। तो बेसिकली यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो बहुत देरी से रिकॉर्ड किया जा रहा है, लगभग एक साल का वेट करके रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यही यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है, ये बोला गया। ओके, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताई गई। अब उसके बाद ऑथर ने बोला हाँ चलो प्रॉब्लम हो जाती है कि साल 2020 में हमने थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा देखी होगी, क्योंकि साल 2020 में क्या हुआ, कोरोना का इम्पैक्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ा है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसके ऊपर कोरोना का इम्पैक्ट क्या पड़ा, सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो रजिस्ट्रार है वो यहाँ पे लॉकडाउन में मतलब घर पे रहेगा, काम नहीं कर सकता था लॉकडाउन के अंदर, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो एक तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस आपको देखने को मिलेगा, कोई वहाँ पे जा नहीं सकता है। अब जा नहीं सकता है तो बर्थ और डेथ को कैसे रजिस्टर करवा पाएगा, इस वजह से डेटा डिले हो गया, ये बताया गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया, ये जो डिले हुआ है यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि लगभग बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अगर हम लोग देखें कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब कि आप कह सकते हो कि जो भी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में काम करते हैं। अब क्या हुआ, जैसे से लॉकडाउन लगा, कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, तो उस कोरोना के थ्रू यहाँ पर क्या हुआ कि वो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे कोविड-19 वाली जो ड्यूटीज़ होती हैं उन ड्यूटीज़ के अंदर लग गए। यानी जो उनका रजिस्ट्रेशन वाला काम था वो उसकी मतलब उस पर प्रॉपर काम नहीं कर पाए, उसके अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे वो काम कर पा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लग गया। तो इसी की वजह से इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा कि आज के टाइम पर रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा डिले चल रहा है। लेकिन ऑथर यहाँ पर ये भी मेंशन करते हैं कि भले रजिस्ट्रेशन डिले हो गया हो, लेकिन अब हमारे पास टाइम, हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं, क्योंकि WHO का जो डेटा है कि डेथ हुई है ज़्यादा, वो बिल्कुल सही यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे ही सिस्टम में एक कमी है, वो ये है कि हम लोग डेथ को थोड़ा देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। फिर उसके बाद बोला गया कि देखो आज के टाइम पर जो CRS सिस्टम है इसमें काफ़ी सारी कमियाँ हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। तो हम लोग को करना क्या चाहिए, हम लोग को इंडिया के अंदर इस रजिस्टरिंग सिस्टम को एक मजबूत सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पर एक मजबूत सिस्टम हम लोग बना सकते हैं, और बिल्कुल इंश्योर करें कि भाई जो इसका रियल टाइम है, नॉर्मल टाइम के अंदर अंदर सारी बर्थ और डेथ को रजिस्टर किया जाए, तभी हम लोग इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर पाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, डेटा हमें बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी हेल्प करेगा, ना केवल यहाँ पर, और भी जगह पर हेल्प करेगा, ठीक है। तो डेटा को टाइमली पब्लिश किया जाए एक मैनुअली तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये काम सही हो पाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में आई होप सारी जानकारी मिल चुकी होगी। बहुत सिंपल शब्दों में आप लोगों को ये पूरा मुद्दा समझा दिया है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है अ न्यू रोड फॉर इंडियाज़ फिस्कल फेडरलिज्म। अब इस वाले आर्टिकल के अंदर चर्चा की जा रही है GST को लेकर। आपको पता होगा ये आर्टिकल मैंने आपसे 2 दिन पहले डिस्कस किया था, और साथ ही साथ करंट अफेयर के वीडियो में भी डिस्कस किया था। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो GST को लेकर कानून बनाने की पावर है वो केवल सेंटर यानी केंद्र सरकार के पास नहीं है, ये राज्य सरकार के पास भी है, ठीक है। तो उसी को लेकर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऑथर ने हेडिंग भी दी है, स्टेट्स विल नाउ बी फ्री टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन GST। GST को लेकर जो कानून की मतलब GST को लेकर जो आज के टाइम पर लॉज वगैरह बनाता है वो हमारा केंद्र सरकार बनाता है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी बना सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये भी बोला क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर फेडरलिज्म फॉलो होता है, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म का मतलब है स्टेट और यहाँ पे सेंटर दोनों मिलकर काम करें, दोनों का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, एक संघवाद का ढांचा होता है।
तो एक ही व्यक्ति इस लॉ को लेकर काम करेगा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया। क्लियर हुआ? अब इन्होंने क्या क्या मेंशन किया मैं आपको बताता हूँ। एक केस के बारे में चर्चा की है, मोहित मिनरल्स केस के बारे में। मोहित मिनरल केस के अंदर अगर मैं आपको टू द पॉइंट बताऊँ तो यहाँ पर क्या था, देखो पहले क्या हो रहा था, ओशन फ्राइट के ऊपर जीएसटी लगाई जा रही थी। ओशन फ्राइट क्या है कि देखो जब भी आप लोग को सामान यानी ट्रेड करना है, कुछ भी यहाँ पे अगर सामान का व्यापार करना है, कंट्रीज़ के जो व्यापार ज़्यादातर समुद्र के माध्यम से होता है। अब मान लो भारत ने कोई सामान मंगाया, हमारे यहाँ पर इम्पोर्टर है, उसने यहाँ पे सामान मंगाया विदेश से, अब समुद्र के रास्ते से सामान आया, तो जब सामान आता है तो उसके ऊपर यहाँ पर जीएसटी वगैरह इंपोर्टर को देनी पड़ती है, इंपोर्टर यहाँ पर जीएसटी चार्ज कर लेता है। तो ये केस गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जाता है और फिर उस समय पर ये पूरी तरह से रूलिंग्स वगैरह होने के बाद में आगे बढ़ता है मुद्दा। फिर यह यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल्स करके एक केस आता है। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि जो इम्पोर्टर है, ये इम्पोर्टर के ऊपर यहाँ पे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, इम्पोर्टर यहाँ पर इसको मतलब जीएसटी को पे नहीं करेगा, ये वाली जो जीएसटी इम्पोर्टर को पे करनी पड़ रही है ये नहीं पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे आते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा फोकस था कि भाई कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी ओशन फ्रेट के ऊपर। ये गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन था जिसको यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया कि भाई यहाँ पर ओशन फ्राइट के ऊपर यानी जो मैंने आपको बताया उस पर कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, तो उसी को लेकर अभी यहाँ पर कुछ और रूलिंग्स आई हैं। वो रूलिंग्स यहाँ पर क्या आई है, मतलब ये तो पुराना वाला मुद्दा इसमें ऐड कर दिया गया। यहाँ पे फोकस किया गया जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। रिसेंट डेज में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जजमेंट दिया और जो उस जजमेंट में बोला कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है जो कि हमारी डेमोक्रेसी का ध्यान रखना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर क्या बोला गया कि भैया जो जीएसटी है, इस जीएसटी के ऊपर अभी तक जो सेंटर है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो कानून बना रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखते हुए बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, जो हमारी स्टेट है, जो हमारी राज्य सरकार है, उसके पास में भी इक्वल पावर्स हैं, इक्वल यूनिक पावर्स आपको देखने को मिल जाएंगी कि वो भी जीएसटी टैक्स के ऊपर कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट की साइड से बोली गई। अब इसने क्या क्या बोला वो एक एक पॉइंट में डिस्कस किया गया है। तो ये मेजर पॉइंट्स आर्टिकल में से निकाल कर मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट मेंशन किया, सेंटर और स्टेट दोनों ऑटोनॉमस हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो अब दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, जीएसटी को लेकर दोनों कानून बना सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला गया कि देखो इन कानून को अभी तक यहाँ पे कौन सेटअप कर रहा था, वो वर्क करता था जीएसटी काउंसिल। आपको पता है जीएसटी को लेकर जो भी मतलब किसी चीज़ को जीएसटी के अंदर लेकर आना है, इस टैक्स के अंदर किसी चीज़ को नहीं लेकर आना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं जीएसटी काउंसिल के थ्रू। ये काउंसिल बैठता है, इस काउंसिल के अंदर हमारे केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर और राज्य सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब मिलकर यहाँ पर इस काउंसिल के अंदर बैठकर ये डिस्कशन करते हैं। अब होता क्या है, ये सब चर्चा तो करते हैं, ये सब कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि हाँ भैया स्टेट भी लॉ बनाएगा, उसके साथ साथ ये भी बोल दिया कि जो जीएसटी काउंसिल की बातें हैं, यानी जो जीएसटी काउंसिल एडवाइस और रिकमेंडेशन देता है, उसको ज़रूरी नहीं है कि स्टेट और सेंटर माने। ठीक है, जो ज़रूरी नहीं यहाँ पर उसको माना जाए, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ऐसा भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये चीज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 246A के ऊपर। जो आर्टिकल 246A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि हमारे राज्यों के पास में भी पावर है कि वो जीएसटी को लेकर लॉस बना सकें। तो भैया उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करो ना, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग काम करो ना कि भाई स्टेट भी यहाँ पे लॉ बनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें कोट करी एक एक करके। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया एक पॉइंट के अंदर जीएसटी काउंसिल के बारे में। जो जीएसटी काउंसिल है उसके बारे में आपको बता दिया, ये आर्टिकल 279A के अंदर मेंशन्ड है। तो सेंटर और स्टेट दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिपेंडेंट नहीं है, और ये बेसिकली यहाँ पर बात माने ना माने जीएसटी काउंसिल की वो इनके ऊपर है। जीएसटी काउंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, एक रिकमेंडेशन देगा बस, बाकी वो मानना ही नहीं मानना है वो सेंटर और स्टेट के ऊपर में। क्लियर हो गया? अब जीएसटी होता क्या है ये तो आपको पता है। जीएसटी बेसिकली एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सारे टैक्सेस को हटाकर यहाँ पर एक जीएसटी को लेकर आया गया। लेकिन जीएसटी से भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है फेडरलिज्म, क्योंकि अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक वर्ड पर जोर दिया है, फेडरलिज्म, और यहाँ पर ये फेडरलिज्म के ऊपर यहाँ पे ऑथर ने भी जोर दिया है। अब फेडरलिज्म होता क्या है, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फेडरलिज्म बेसिकली एक सिस्टम है जहाँ पर जो पावर्स हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास में थोड़ी थोड़ी पावर्स देखने को मिल जाएंगी। ये फेडरल सिस्टम के अंदर यहाँ पे होता है। उसके बाद बोला गया फेडरेशन दो प्रकार के होते हैं,
एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो कि इंडिया और स्पेन बेल्जियम में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, इंडिया ने अपने सभी राज्यों को होल्ड करके रख रखा है, सभी राज्यों को होल्ड करके रख रखा है। आज के टाइम पर कोई राज्य अलग होना चाहे तो इंडिया नहीं होने देगा, है ना। तो इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और दूसरा होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे यूएस के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हुआ करते, अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे, उन सब ने साथ में मिलकर इस पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाया है, तो वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब फेडरल सिस्टम जो भारत के अंदर है, इसके अपना पे कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी देखने को मिलेगी, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो सरकारें देखने को मिलती हैं। और इन दोनों सरकार के बीच में पावर्स का डिवीजन होता है, कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, सबसे बड़ा फीचर होता है फेडरलिज्म स्ट्रक्चर का कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। जुडिशरी के ऊपर किसी का भी यहाँ पर कोई भी आप कह सकते हो कि इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद एक और फीचर है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, तो मतलब इंडिया के अंदर आपको लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिल जाता है, तो बाइकैमरलिज्म है। तो यहाँ पर फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के ये कुछ फीचर्स होते हैं। अब इंडिया के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है, तो आप कहोगे हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बट भी लगा देना। बट क्या है, इंडिया एक पूरा फेडरल कंट्री नहीं है। अब पूरा फेडरल नहीं है तो क्या है, तो इंडिया एक क्वासी फेडरल सिस्टम पे वर्क करता है। ये क्वासी फेडरल सिस्टम का मतलब यह है कि जब आप लोग देखोगे तो आज के टाइम पर एक तरफ राज्य सरकार है और एक तरफ यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार है, स्टेट सेंटर है। जब आप दोनों की पावर्स को देखोगे तो आपको ही पता है कि आज के टाइम पर जो पावर्स हैं वो हमारी सेंटर यानी केंद्र सरकार के पास में थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती हैं। थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स है सेंटर गवर्नमेंट के पास में, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो शक्ति देखने को मिल जाएगी, तो झुकाव ज़्यादा सेंटर की तरफ हो जाता है। तो इसी चक्कर में जब सेंटर की तरफ थोड़ा झुकाव हो जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग एक यूनिटरी सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि हाँ, इंडिया फेडरल सिस्टम तो है, अब पावर इक्वली दोनों के पास नहीं है, सेंटर के पास ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्वासी फेडरल बोलते हैं, यानी थोड़ा सा आधा फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। अब जो भी फेडरलिज्म के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ये सब लाए गए थे इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। तो ध्यान रखना, इंडिया के फेडरल फीचर्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो देखो, सरकार मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, दो लेवल पर देखने को मिलेगी, सेंटर और स्टेट, दो लेवल पर ये सरकार क्रिएट होती है। प्लस यहाँ पे हम लोग बात करें तो हमारे संविधान में कुछ शेड्यूल्स भी दिए गए हैं। शेड्यूल्स मतलब कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करी गई हैं। तो 7th शेड्यूल आप जब देखते हो तो 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट को बनाया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब तीनों लिस्ट के अलग अलग काम हैं, है ना। यूनियन लिस्ट के अंदर जो पावर्स दी गई हैं उसके ऊपर कानून यूनियन यानी हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके ऊपर हमारा राज्य सरकार लॉ बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं उस पर हमारी यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। जीएसटी लॉस को लेकर मैंने आपको बताया, मिनरल्स का केस बताया, उसका जीएसटी काउंसिल की जो यहाँ पे बातें हैं वो भी यहाँ पर बाइंडिंग नहीं है, वो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या मेंशन किया। चलो आगे आते हैं। उसका जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये वाला जो आपको देखने को मिलेगा, ये हम लोग इस डेटा पॉइंट के थ्रू कवर करेंगे। इस डेटा पॉइंट में सारी बातें कवर की गई हैं। तो अभी ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट चला, आपको पता है। तो इस विवाद के दौरान एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर रतन लाल। तो इन्होंने यहाँ पर प्रोफेसर रतन लाल ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया इस पूरे डिस्प्यूट को लेकर। अब इनको अरेस्ट कर लिया गया 2 सेक्शन के अकॉर्डिंग। आईपीसी के 2 सेक्शन लगाए गए इनके ऊपर। 2 धाराएं कौन सी लगी? सेक्शन 153A, जिसमें यहाँ पे बोला गया ये यहाँ पे दुश्मनी फैला रहे हैं 2 रिलीजन के अंदर में, 2 रेस के बीच में, या प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, दुश्मनी क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 295A ये दूसरा यहाँ पे लगाया गया। ये 295A बोलता है कि इन्होंने जानबूझ के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा सेक्शन 153A और 295A क्या बोलता है। एक बोलता है कि हाँ किसी रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ को भी इस चीज़ को लेकर दुश्मनी फैलाना, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो 295A है ये बोलता है कि जानबूझकर किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना। तो यहाँ पे बोला गया इन दोनों सेक्शन के, इन दोनों की धारा के अकॉर्डिंग रतन लाल को अरेस्ट किया गया। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है, बोला ये जा रहा है कि सरकार जानबूझ के यहाँ पे इस आईपीसी की धारा का यूज़ करती है। सेक्शन 153A का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऐसा बताया गया। हमारे पास डेटा है, कुछ डेटा ये बोलता है सेक्शन 153A के अंदर जो केसेस हैं, अगर आप लोग साल 2020 से देखोगे इसे,
साल 2014 से जब आप कंपेयर करोगे तो 6 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो सरकार इस आईपीसी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत सारे क्राइम्स हैं जहाँ पर सेक्शन 153A लगा दिया जाता है, बार बार ये बताया गया। हालांकि मैंने आपको बताया 6 गुना ज़्यादा केस बढ़ चुके हैं। केस तो बढ़ चुके हैं लेकिन कॉन्विक्शन रेट कम है, मतलब केसेस दर्ज तो कर लिए गए लेकिन जब उसके ऊपर मतलब वो दोषी साबित हुआ या नहीं साबित हुआ तो वो रेट आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। वो दोषी साबित नहीं हुआ है लास्ट में वो बंदा। क्लियर हुआ? तो ये आप डेटा देख पाओगे। अगर पूरे इंडिया के अंदर सेक्शन 153A के अंदर कितने कितने केसेस दर्ज हुए हैं उसके बारे में चर्चा करें तो जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो पिछले 3 साल में लगभग डबल हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ये आप देख पाओगे एक टाइम पर 20-25 के आसपास थे और दूसरे टाइम पर यहाँ पे आप देख पाओगे 1800 से ऊपर केस निकल कर आए। मतलब ऐसे केस जिनके ऊपर सेक्शन 153A के चार्जेस लगाए गए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला एक डेटा दिया गया है। ये जो आपको पिंक वाले डॉट दिख रहे हैं ये 2018 और 20 के डॉट हैं और 2000 ये जो ग्रीन कलर का डॉट है 2015 और 17 का डॉट है। तो 2015-17 में तमिलनाडु में 46 केस निकल कर आए थे इस सेक्शन 153A के। तो यहाँ पर ये बढ़कर 2018 से 20 में ये 189 हो गए। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भैया जो केस हैं वो हर एक स्टेट के अंदर बड़े हैं, हर एक स्टेट के अंदर इस वाले आईपीसी का, इस इंडियन पिनल कोड का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई, यहाँ पे एक डेटा और दिया गया। इस डेटा के अंदर मेंशन किया गया है कि आप देख पाओगे सेक्शन 153A का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मतलब चोरी के ऊपर केसेस बहुत सारे आए हैं, चोरी के भी आए हैं, फ्रॉड के भी आए हैं और इसी में आपको 153A के भी आपको केसेस देखने को मिल जाएंगे। 27% तक केसेस के ऊपर चार्जशीट फाइल करी गई है और इसमें से कितने केसेस पेंडिंग हैं तो आज के टाइम पर भी जो यहाँ पे 153A के अंदर केसेस पेंडिंग वो 64.3% केसेस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर उसका हमें बताया कॉन्विक्शन रेट कितना है, मतलब कितने लोग दोषी साबित हुए हैं। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20.2% लोग ही दोषी साबित हुए हैं, ऐसा बताया गया। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है पिछले कुछ टाइम पे। ये बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर ऑथर का कहना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हमारा फोकस है कि हम लोग 60% का जो ई वेस्ट है उसको 2023 तक रिसाइकिल करें। ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि कोई मोबाइल फ़ोन हो गया ख़राब, है ना, लैपटॉप हो गया आपका ख़राब, कुछ भी ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं, टीवी फ्रिज भी जो ख़राब हो चुकी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो वो यहाँ पे ई वेस्ट बन जाता है। तो हमारा कंज्यूमर गुड्स कंपनीज एंड मार्केट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इन्होंने इंश्योर किया है कि लगभग 60% के आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसको कलेक्ट किया जाएगा और रिसाइकिल किया जाएगा। रिसाइकिल मतलब इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े एनवायरनमेंट के ऊपर, तो इसीलिए इसको रिसाइकिल कर लिया जाएगा 2023 तक। ये हमारा टारगेट है। और फिर 2024-25 तक ये 60% को हटाकर हम लोग 70% तक रिसाइकिल करेंगे और 80% तक, यानी टारगेट को और बढ़ा देंगे आगे। तो हमारा मेजर फोकस है हम लोग इस कचरे का मतलब सही ठिकाना ढूंढें और सही ठिकाने पे लगा दें जिससे कोई नुकसान ना हो हमारे एनवायरनमेंट को। ई वेस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं जैसे लैपटॉप, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, रिकॉर्डर, म्यूज़िक सिस्टम, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ई वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे और बातें बताई गई कि देखो अभी यहाँ पे हम लोग एक लॉ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ई वेस्ट को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे पास में। ये रूल आया था 2016 के अंदर, फिर इसके अंदर चेंजेस कर दिए गए थे 2018 में। अब लेटेस्ट रूल अभी अगस्त तक आने वाला है ई वेस्ट के ऊपर, ये मेंशन किया गया। ठीक है, फिर उसका यहाँ पे कुछ डेटा बताया गया कि मार्च 2020 के अंदर जब आप लोग देखोगे तो हमारी सरकार ने बोला है कि जो ई वेस्ट है उसको हमने रिसाइकिल करना जो स्टार्ट किया था एक समय पर 2017-18 में रिसाइकिल करना हमने स्टार्ट किया था, वो चीज़ें हमने डबल कर दिया। मतलब रिसाइकलिंग हमारी डबल हो चुकी है। हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से ई वेस्ट को आज के टाइम पर मैनेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट आती है। ये 2017 की रिपोर्ट है। ये 2017 की रिपोर्ट ये बोलती है कि भारत आज के टाइम पर हर साल 2 मिलियन टन का ई वेस्ट जनरेट करता है और इसी के साथ में भारत की जो रैंक है वो 5वें नंबर पर आ जाती है। सॉरी, हर साल नहीं मेंशन है, लेकिन बोला गया कि भारत ने यहाँ पर ई वेस्ट जनरेट, हाँ हर साल यहाँ पर ई वेस्ट जनरेट किया है और इसी के साथ में 5वीं रैंक पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारा ई वेस्ट ये कचरा हम लोग जनरेट करते हैं। यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद में इंडिया यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। जो ज़्यादातर इंडिया का ई वेस्ट है वो रिसाइकिल कर लिया गया है और अभी फोकस है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और रिसाइकिल कर पाएँ। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया ई वेस्ट को लेकर। आगे आते हैं, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक लौता सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा और कल ही मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया आपके साथ।
वो डिस्कशन ये है कि चाइना का एक जिनजियांग रीजन देखने को मिलता है। अब जिनजियांग रीजन कौन सा है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब आप लोग ये वाला मैप देखोगे तो यहाँ पे आपको चाइना का मैप नज़र आ जाएगा। चाइना का जो ये इस वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्से को हम लोग जिनजियांग प्रोविंस बोलते हैं। इस जिनजियांग प्रोविंस के अंदर उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं। अब बोला जाता है कि उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। अब उसी के लिए यूनाइटेड नेशन के यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो वो यहाँ पे पहुँचे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग अपना डेटाबेस देखें तो उसके अंदर बहुत सारा सामान मिला है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी। देखो 2017 के अंदर कुछ डेटा हमारे पास था जहाँ पे बोला गया था कि अगेन हाँ बिल्कुल चाइना जिनजियांग प्रोविंस में उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। 2018 में ही पता चला। यानी धीरे धीरे हमें 2016, 17, 18 जब आप लोग लगातार डेटा देखोगे तो जो डेटाबेस है वो ये बताता है कि हाँ वाकई में चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार किया है जिनजियांग वाले रीजन के ऊपर। अब ये उइगुर मुस्लिम्स जो आपको देखने को मिलते हैं कौन है, आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आर्टिकल जीएस पेपर 2 से आप रिलेट कर पाओगे। उइगुर मुस्लिम्स यहाँ पर एक माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। ये ज़्यादातर टर्की के अंदर और उसके आसपास वाले कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ईस्ट एशिया के अंदर ये ग्रुप्स पाया जाता है, ये कम्युनिटी पाई जाती है। अब जो उइगुर्स हैं ये अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं जो कि बिल्कुल टर्किश जैसी ही होती है, ये बताया गया। और उइगुर मुस्लिम्स आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। उइगुर्स को यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पर ये 55 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर में आते हैं चाइना के अंदर में। और उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया कि आज के टाइम पर उइगुर मुस्लिम की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो चाइना के जिनजियांग वाले रीजन में रहती है। और बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी रहती है। सेंट्रल एशियन 5 कंट्रीज़ आपको पता होगा, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान। अब उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान के बाद 2 और कौन सी कंट्रीज़ आती हैं सेंट्रल एशियन के अंदर, आपको उनका नाम बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो जिनजियांग बेसिकली एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का जहाँ पे ये उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में वो बॉर्डर शेयर करता है वाला रीजन मैंने आपको दिखाया। इंडिया वगैरह के साथ में भी यहाँ पर ये जो रीजन है वो अपने बॉर्डर को शेयर करता है। इधर तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान के साथ में भी यहाँ पर जिनजियांग वाला रीजन बॉर्डर शेयर करता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई उइगुर मुस्लिम्स यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से हैं और इनके ऊपर चाइना अत्याचार कर रहा है। इनके लिए कैंप्स बना रखे हैं। इनको यहाँ पर एक तरीके से बियर्ड ग्रो करने की पूरी इजाज़त नहीं है। और जो यहाँ पे ये कुरान वगैरह पढ़ते हैं वो चाइनीज़ एडिशन कुरान यहाँ पे पढ़वाई जाती है इनसे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर फेस कर रहे हैं उइगुर मुस्लिम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि जो चाइना की सरकार, जब इनसे पूछा जाता है बार बार कि इतना अत्याचार कर रहे हो उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर, तो चाइना बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कोई अत्याचार वगैरह नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट सोच के हैं। यहाँ पर उनकी सोच यह है कि हमें एक अलग से पूरा एरिया चाहिए, चाइना से जिनजियांग को अलग कर देंगे, तो बस खाली उन्हीं को ठिकाने लगा रहे हैं। तो चाइना का यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। इंडिया का क्या स्टैंड है, तो देखो इंडिया ने अभी तक साइलेंस मेंटेन कर रखा है। उइगुर क्राइसिस के ऊपर भारत ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हो, कुछ डेटा आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस। सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर ली। इकॉनमी सेक्शन पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, तो इसी वजह से वहाँ पे उसको कुछ नहीं कवर किया गया है। तो अब फटाफट हम लोग अपने मेंस का क्वेश्चन तो देख चुके हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इंडिया के रेफरेंस में जो हाल भी हो कोई टर्म है ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये है एक ट्राइबल लैंग्वेज, आप लोग ध्यान रख सकते हो ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।